डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वेस्ट देखो, जब सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, सर्वे करती है उस जगह का। कल मैं क्या बताया था कि जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजी सर्वे करती है, सर्वे करके बताती है कि इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे किस तरह का कोयला मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो मिलने का उम्मीद कितना है, तो उसके लिए होता है जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो हम उदाहरण दिए थे कल बहुत अच्छा, आज उसी उदाहरण से समझाएंगे तो मजा आ जाएगा। देखो, एक मान लो मेरा रानीगंज है, ठीक है, और एक मेरा झरिया है, धनबाद में मान लो, तो चलो धनबाद, ठीक है, झरिया ने धनबाद। तो रानीगंज में क्या होता है, मैं देखा रानीगंज में जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि यहाँ प्लांट कैसा है, पेड़ पौधा कैसा है, जंगल है ना, क्या है इसका, पेड़ का बनावट कैसा है, मिट्टी का बनावट क्या है, भू आकृति कैसा, नदी क्या है, नदी किस तरह डायरेक्शन में बहती है, सारे चीज को स्टडी करते हो, ठीक है। अब धनबाद में भी देखते हैं कि उसी तरह का पेड़ पौधा, उसी तरह का मिट्टी, उसी तरह का जंगल है, उसी तरह का वनस्पति, सारी चीज उसी तरह का है। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर रानीगंज के अंदर अगर कोल है, अगर यहाँ पे मेरा कोयला मौजूद है, तो धनबाद के भी नीचे, जमीन के नीचे क्या हो सकता है, कोयला हो सकता है। यहाँ पे प्रूफ है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट एक अनुमान है। अब क्या होता है, अब जियोलॉजी की जो टीम होती है ना, जैसे CMPDIL हो गई, GSI हो गई, ये सारी टीम क्या करती है, धनबाद में, धनबाद आएगा ये लोग, और धनबाद आने के बाद धनबाद का पूरा क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ग्रिड में, इस तरह का क्या ग्रिड बना देगा, प्लान पे ग्रिड बनाएगा, ठीक है। अब प्लान पे ग्रिड बनाने के बाद अब वो लोग क्या करेगा, मान लो 10-10 किलोमीटर में प्लान पे ग्रिड बना रहे, इस तरह से हर एक ग्रिड लाइन का दूरी दूसरा लाइन से कितना 10 किलोमीटर दूर है मान लो, तो इस तरह से क्या करेगा ना, अब ये जो प्लांट ये प्लॉट किया है, प्लांट जो अपलोड किया ना, यहाँ पे क्या करेगा, बोरिंग करवाएगा, वो बोरिंग करके देखेगा कि इस बोरिंग में कोयला मिल रहा है कि नहीं। वाह, सही समय पे लाइन आया है, लाइन कटा हुआ था पहला वाला, इन्वर्टर के साथ कनेक्शन नहीं था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अब देखो, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, ये जो तुम आप पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पिक्चर में आप जो देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट मान लो बोरिंग करवा रहा था, बोर होल का मैं नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से। तो मान लेते हैं कि 3 नंबर 4 नंबर वाला में नहीं, सीधा 5 6 7 8 नंबर का जो बोर होल था ना, यहाँ पे जाके ये जो बोर होल है मेरा, इसी में कोयला मिल गया उसको, इसमें क्या मिल गया, कोयला। एक बोर होल से दूसरा बोर होल, यहां से इधर, दोनों तरफ का दूरी 10-10 किलोमीटर पे कर रहे थे हम लोग, 10 किलोमीटर, एक दो नहीं 10 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे कर रहे थे। तो 8वां बोर होल में मिला, तो 8वां बोर होल में मिला, इसका मतलब इसके आसपास का क्षेत्र में कोयला हो सकता है। अब इधर दूरी कितना, 10 किलोमीटर, इधर दूरी कितना, 10 किलोमीटर, इधर दूरी 10, इधर दूरी 10, तो जिसमें मेरा मिला उस पार्ट को लेके, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, 1 किलोमीटर में फिर से ग्रिड बनाना होता है, इस तरह से फिर से ग्रिड बनाते हैं 1 किलोमीटर पे, ठीक है, इस तरह से ग्रिड बनाते हैं। तो जो 10-10 किलोमीटर था, अब 1 किलोमीटर में आ गया मेरा। अब वो जो ग्रिड बनेगा, अब इस 1 किलोमीटर में बोर होल लगेगा, मतलब ये जो एरिया था ना, इसी एरिया में अब क्या होगा, इस एरिया को थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूं नीचे में, तो इस एरिया में क्या होगा ना, अब इस एरिया में मेरा बोर होल लगेगा 1 किलोमीटर पे। अब बोर होल तुम 1 किलोमीटर में लगाओ, अब जैसे तुम बोर होल लगाओगे ना, तो तुमको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। पहला क्या मिलेगा मैं समझा देता हूं, देखना ध्यान से। अब यहां से मेरा माइनिंग स्टार्ट हो रहा है, समझ लेना, यहां से बेसिक आइडिया तो ऐसे क्लियर हो जाए, किसी को समझा भी पाओगे। ध्यान से देखो, अब जब 1 किलोमीटर पे आप लगाए ना, तो एक बोरहोल से दूसरा बोरहोल कितना दूर, 1 किलोमीटर दूर, तो आपको प्रूव हो गया कि हाँ, इसमें कोयला कहाँ कहाँ है, कितना एरिया में है, तो यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। तो आप एक रफली एक प्लान तो ड्रॉ कर सकते हैं ना भाई, इस क्षेत्र में मेरा कोयला है, जहां जहां मेरा मिला मान लो ड्रॉ कर दिया तुम, कितना क्षेत्र में मेरा कोयला है, जिस जिस जगह मिला, ठीक है, इतना में मेरा कोयला है, तुमको समझ में आ गया इतना कोयला है। तो कितना किलोमीटर इधर हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 लगभग 5 किलोमीटर इधर, इधर हो गया आपका 5 किलोमीटर लगभग, और ये वाला मोटा मोटी 3 किलोमीटर लगभग, 5 और 3 किलोमीटर क्षेत्र में आपको कोयला फैला हुआ, ठीक है। अब इसके साथ जब आप बाबू बोर होल करोगे ना, जब आप बोरिंग करके निकालोगे ना, तो इसके साथ आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा जो कोयला है उसका गहराई कितना है। ये तो आम बात है, जब आप बोर करते हो तो पानी कितना गहरा निकलता नहीं पता चलता है, तो कोयला कितना गहरा में मिलेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो मान लो ये मेरा कोयला का सीन था, ठीक है, देखो, और आप बोरिंग कहां से कर रहे थे, यहां से कर रहे थे। मैं एक बार वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाता हूं, तब समझ में आएगा। कुछ लोगों का मैसेज आया है, चलो मैसेज मत करो, अब मुझे पढ़ाने दो, ठीक है, बिना मतलब का मैसेज मत करना। ध्यान से देखो, तो अब बाबू क्या है बाबू, यहाँ पे जैसे क्या है ना, यहाँ पे मेरा सरफेस था ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे मेरा क्या था, कोयला का सीन था, ये मेरा क्या कोयला का सीन है। देखो सब चीज पता कर लेंगे हम लोग। अब बोरहोल जब किए ना, तो एक बोरहोल आप लगाए थे यहां से, एक बोरहोल आप ऐसे किए थे, दूसरा बोरहोल आप यहाँ किए थे 1 किलोमीटर दूर, तीसरा बोरहोल आप यहाँ किए थे 1 किलोमीटर दूर।
तो आपको यहां से क्या क्या पता चलेगा, जैसे बोरहोल कोयला को क्रॉस करेगा आपको पता चले इसका मोटाई कितना है। जैसे जो ये बोरहोल है ना, मैं इसको थोड़ा पास में ले आता हूं। हाँ देखो ये जो बोरहोल है ना, आप देखो ये बोरहोल जैसे ना, इसको आप जैसे कोयला सिम को पार करेगा ना तो पता चलेगा इसका थिकनेस कितना है, T1 है। यहाँ पर थिकनेस यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है, जो थिकनेस होगा यहाँ पर भी इसका थिकनेस मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि कोयला क्या है, मेरा थिकनेस मिल गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो गहराई था बोरहोल का, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं जो गहराई था मेरा, जो डेप्थ था मेरा D1 था, यहाँ पर मेरा D2 था और यहाँ पर मेरा D3 था। एक तो डेटा दे देता हूं समझने के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं मान लेता हूं यहाँ पर मिला मेरा 40 मीटर, यहाँ पर मिला आपका 60 मीटर और यहाँ पर मिला मेरा 80 मीटर, मान लेते हैं तो, ठीक है, 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर। तो इससे क्या पता चला कि सीम का डिप का डायरेक्शन किधर है। अगर मान लो इधर इधर मेरा क्या है, मान लेते ईस्ट है, मान लेता हूं मैं ईस्ट है, तो सीम का डिप किधर है, ईस्ट की ओर है। एक बात पता चल गया, यानी जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर जाओगे सिम गहरा होते जाएगा और जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर जाओगे सिम सरफेस के नजदीक मिलेगा आपको। जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर जाओगे तो सिम क्या होगा, सरफेस का वैसे करीब में मिलेगा, सरफेस के पास मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर आपको 10 मीटर में ही मिल जाए, ठीक है, आपको 10 मीटर में मिल जाए। तो इस तरह से आप क्या किए, एक अनुमान लगाया कि सिम का मेरा गहराई क्या है, ठीक है, और क्या पता चल गया आपको ये। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पता करेंगे, हम लोग पता करेंगे इसका डीप, इसका एंगल कितना है, ये कितना एंगल पे ये झुका हुआ है, इसका जो एंगल है ना, कितना एंगल पे झुका हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस पोजीशन से। इसका डेप्थ कितना निकाल लो, ठीक है, इसका गहराई कितना निकाल लो, इसका वर्टिकली गहराई कितना था इतना निकाल लो, ठीक है। आपको यहां से इसका दूरी आपको मिल जाएगा, यहां से कि ई बोरहोल से ई बोरहोल का दूरी कितना है। तो मान लेता हूं मैं इस बोरहोल से इस बोरहोल का जो दूरी था मैं अंदाजे मान लेता हूं, मान लेते 800 मीटर था, ठीक है, 800 मीटर। और टोटल गहराई कितना बढ़ गया, यहां से यहां आने में, यहां पे था 10 मीटर, यहां था 80 मीटर, तो टोटल गहराई कितना हो गया 70 मीटर। यानी 70 मीटर 70 मीटर 70 मीटर का डिफरेंस, 70 मीटर नहीं होगा वैसे, ठीक है ना, 70 मीटर बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, 80 जो लिख दिया ना मैं, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया हूं मैं थोड़ा कम कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे 20, इसको कर देता हूं 30, इसको कर देता हूं 40, ठीक है। तो देखो तो यहां से 10 से कितना हो गया, बढ़ा कितना, या 30 मीटर आपका बढ़ गया। तो इसका मतलब हो गया कि 30 मीटर गहरा हुआ कब, 30 मीटर गहरा हुआ कितना मीटर जाने पे, 800 मीटर जाने पे। तो 1 मीटर कितना होगा, 800 बटा 30, जो डेटा आएगा ना वही होगा आपका, क्या होगा, उतना ही होगा आपका, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, 1 इन दैट, जो बोलते हैं 1:that, तो उतना 1:that रेशियो में आपका क्या है, सिम का इंक्लिनेशन। 10 12 15 20 जो भी आए उतना ग्रेडियंट है आपका सिम का, वो क्या मिला, ग्रेडियंट। तो यहां से आप जो किए, यहां से आपको क्या निकल गया, एक ग्रेडियंट भी निकल गया। और यहां तो एक काम करके इसको 900 कर देता हूं, ठीक है ना। तो 900 करेंगे तो 900 से काटेंगे ना 30 को, कितना बार में काटेगा, 0 0, आप 3 से काटोगे तो कितना, 30 बार में। तो 1:30 ग्रेडियंट में आपका क्या कोल सिम है मेरा, मतलब 30 मीटर अगर आप जाओगे तो 1 मीटर करके गहरा होता जाएगा सिम। देखो इसको हम लोग काटे ना, मैं मान लिया 900 मीटर, क्योंकि 30 था ना, आसानी से कट जाएगा ये। तो देखो क्या हुआ मेरा, तो 30 मीटर जब गए हम लोग, 30 मीटर डेप्थ के लिए जाना कितना होता है, 900 मीटर, ठीक है। या फिर आप उल्टा बोलो, 900 मीटर के लिए कितना मीटर गहरा जाना, कितना मीटर, 900 मीटर जब जाते हैं हम लोग तो कितना गहरा होता है, 30 मीटर। तो 1 मीटर जाएंगे तो कितना होगा, 30 बटा 900, 30 बटा क्या हो जाएगा 900। अब इसको जब काटोगे तो कितना बार में कटे, 30 बार में, तो क्या हो गया आपका 1/30, दैट इज द 1/30। तो इसका जो आपका ग्रेडियंट है सिम का, वो आपको पता चल गया। तो सिम का ग्रेडियंट कितना निकल गया आपका, 1:30। इस सिम का ग्रेडियंट, आप थिकनेस निकाल लिए, ग्रेडियंट निकाल लिए, किस किस एरिया में फैला पता चल गया आपको, इस चीज के बारे में ऑलमोस्ट पता चल गया। साथ ही साथ बात बाबू, जो ये जो सीम था ना, अगर इसमें कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहेगा ना तो वो भी आपको मालूम चल जाएगा यहाँ से कि क्या है, कैसे। जब आप बोर होल करोगे ना, तो जहां पर सीम अगर मान लो कि डिसलोकेटेड है, उस प्लेस पे अगर नहीं है, तो बोर होल में वो चीज जानकारी मिल जाएगी आपको कि सर यहाँ पे सिम नहीं है। तो यहां तक हमको सिम के बारे में पता चला, ठीक है। कोल सिम के बारे में लोग आइडिया ले लिए, पता कर लिए कोल सिम मेरा क्या था, कैसे कैसे डिपोजिशन है। अब देखो, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो हर एक कोल सिम क्या होता है ना, कुछ एंगल के ऊपर डिपोजिशन किया रहता है, ठीक है। अब एक कोल सिम का डायग्राम बनाते हैं और जानते हैं स्ट्राइक लाइन क्या होता है, ट्रू डीप क्या होता है, अपरेंट डीप क्या होता है। फिर समझ में आएगा कि डीप गैलरी क्या होता है, क्रॉस कट गैलरी क्या होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर माइनिंग, ठीक है। अब इस चीज को समझते देखो। अब एक कोल सिम मेरा, अगर मान लो एक कोल सिम को मैं इमेजिन करता हूं, तो दिस इज माई कॉल सिम, ओके। somebody is calling me, who? हाँ हेलो, क्लास तो हो रहा है, आप कहाँ हो, लिंक नहीं मिला आपको, लिंक थोड़ी ना आएगा, वो तो डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन में जुड़ा हुआ है, एप्लीकेशन से जुड़ के क्लास करेंगे आप। नहीं यूट्यूब में भी नहीं, एक काम करो व्हाट्सएप में हाय भेजो मुझे, जल्द फिर से हाय भेजो। यार क्या है बताओ।
लास्ट लास्ट में लोग कैसे लोग परेशान करता है, कैसे अटेंड करना है। यार ये लड़का तो पेमेंट ही नहीं किया है और ना कोई लिंक है इसके पास, ये कहां से जुड़ेगा? दोबारा सर लिंक नहीं मिला, बताओ। देखो, तो ये जैसा मेरा कॉल सिम है ना डियर स्टूडेंट्स, जो कॉल सिम आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे ये कॉल सिम आपको दिख रहा है, इस कॉल सिम को आप ध्यान से देखो, ये मेरा कॉल सिम है मान लेते हैं, ठीक है। देखना बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो जो कॉल सिम होता है ना, ये कोई ना कोई सरफेस के हिसाब से फ्लैट होगा। जैसे मान लो दिस इज माई कॉल सिम, ओके, ध्यान से देखना, ये मेरा कॉल सिम है। तो इस कॉल सिम का कोई ना कोई हिस्सा क्या होगा, सरफेस के हिसाब से क्या होगा, फ्लैट होगा। ये कॉल सिम कभी ऐसा नहीं रहेगा, ये हमेशा ऐसा रहेगा। आप देख पा रहे हो ना, हमेशा ऐसा रहेगा, कॉल सिम आपको ऐसा दिखेगा हमेशा। तो ये वाला क्या है ना, सरफेस के साथ पैरेलल मिलेगा एक पार्ट। तो जो हिस्सा किसी कॉल सिम का सरफेस के साथ पैरेलल मिलता है, जो कि ये वाला पार्ट इसमें दिख रहा है, तो इसी लाइन को बोलते हैं स्ट्राइक लाइन। स्ट्राइक लाइन, तो स्ट्राइक लाइन क्या होता है, ये क्या होता है, देयर इज द पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल का साइन देते हैं तो टू क्या होता है, सरफेस। इस सरफेस के साथ क्या होता है, वो पैरेलल होता है, ठीक है। अब अगर ये मेरा स्ट्राइक लाइन है, तो जैसे मान लो कि ये कॉल सिम है मेरा, ये स्ट्राइक लाइन हो गया, मेरा स्ट्राइक लाइन ये हो गया। अब अगर ये स्ट्राइक लाइन है, तो इसके साथ जो 90 डिग्री एंगल बना के जो बनेगा, लाइन ड्रॉ करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू डीप। अगर इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाकर अगर किसी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू डीप। अब बताता हूं इसका मतलब क्या, क्यों इस सब पे फोकस करता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू डीप। इसका रीजन क्या है इतना पढ़ाने के पीछे, ये सब क्यों बता रहा हूं, ठीक है। नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों बात समझ में आ जाएगा। इसको बोलते ट्रू डीप। अब इस चीज को ना एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। मान लो ये घर है किसी का, ठीक है, ये घर है, तो घर का जो छत जो हो गया ऊपर वाला लाइन, ये हो गया आपका स्ट्राइक लाइन, और ये जो डीप आप देख रहे हो ना, ये वाला है ट्रू डीप। बस इतना ही समझ लो आप, ये वाला क्या है, ट्रू डीप है, और ये वाला मेरा क्या दिख रहा है, स्ट्राइक लाइन दिख रहा है। स्ट्राइक लाइन और ट्रू डीप क्या होता है, अगर किसी घर का इमेजिन कर रहे हो, तो जो छत का जो ऊपर वाला पोर्शन हो क्या है, स्ट्राइक लाइन है, और उसका जो डीप आप देख रहे हो, जो छत जिधर ढाल गया हुआ है, वो मेरा क्या है, ट्रू डीप। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब इस बात को हमको समझ में आ गया कि स्ट्राइक लाइन क्या होता है, ट्रू डीप क्या, तो दोनों में बेसिक बातें हमको समझ में आ गई। अब बात है कि ट्रू डीप और स्ट्राइक लाइन का रीजन क्या है, क्यों हम लोग ट्रू डीप और स्ट्राइक लाइन के बारे में जानते हैं। इसके पीछे बाबू, जब आप लोग बोर्ड एंड पिलर या कोई अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड चला होगा ना, तो 90% केस में जो गैलरी चलती है वो स्ट्राइक लाइन के पैरेलल चलाना होता है। यानी गैलरी कैसे चलेगा, स्ट्राइक लाइन के जस्ट पैरेलल गैलरी चलेगा, इस तरह से गैलरी चलाना होगा। यानी उसको, अब कोई अगर गैलरी स्ट्राइक लाइन के अगर पैरेलल हम लोग चला रहे हैं, इसी को बोलते हैं लेवल गैलरी, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग लिखते हैं ना, लेवल 1 2 3 4 5 6 लाइन्स में लिखा रहता है, डीप 1 2 3 4 5 6 कैसे आता है नंबर, वो मैं समझा देता हूं यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल गैलरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लेवल गैलरी। अब इसके साथ ये जो डीप आप देख रहे हो ना, तो बहुत बार क्या होता है, जो गैलरी होता है ना, ट्रू डीप के अकॉर्डिंग चलाते हैं, और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग ट्रू डीप के साथ नहीं चला पाएंगे गैलरी को। अब सवाल है कि ट्रू डीप के साथ क्यों नहीं चला पाएंगे, क्या वजह होता है। देखो, जैसे मान लो अगर कोई कोयला सीम है जिसका डीप का एंगल, देखो यहां पर अगर तुम एंगल देखोगे ना, तो मैक्सिमम दिख रहा होगा 30 डिग्री, इससे ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा मैक्सिमम कितना, 30 डिग्री। लेकिन अगर मान लो कोई कोयला सीम जो है बहुत ज्यादा डीप है, मतलब आपका डीप ही 60 डिग्री है, ठीक है। अब अगर उसमें तुम, अगर इस 60 डिग्री वाला कोयला सीम में तुम ट्रू डीप में तुम गैलरी चला दिया, तो याद रखो कि मशीन नहीं चल पाएगा, आपका आदमी नहीं चल पाएंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो आपको उस केस में अगर डीप बहुत ज्यादा है ना, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह का सीम में बाबू, इस तरह का सीम में ध्यान से देखना, मैं हर एक चीज को डायग्राम बना के बता रहा हूं। इस तरह के सीम में आपको एप्रेंट डीप में चलाना होगा, तिरछा करके गैलरी चलाओ। तो आपको पता है, जब कोई चीज को सीधा उठाने में, जितना सीधा जाने से क्या होता है, अगर कोई चीज सीधा हम लोग जा रहे हैं, अगर उसी को थोड़ा सा एंगल बना देंगे हम लोग, लंबाई अगर बढ़ा देंगे, तो एंगल का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। यानी सीधा अगर गैलरी चलाओगे तो इसका डीप इतना होगा, लेकिन अगर अभी हम लोग एपरेंट चलाएं, मतलब अगर थोड़ा सा एंगल बना के तिरछा चलाएं, तो इसका लंबाई इससे इसका लंबाई ज्यादा होगा। मतलब अगर ये L1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और लंबाई बढ़ने के साथ होगा ग्रेडियंट उसका क्या होगा, कम हो जाएगा।
तो अगर किसी सीम का डीप ठीक है इंक्लिनेशन अगर बहुत ज्यादा होता है, अगर सीम का बाबू इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रू डीप में नहीं चला के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे एपरेंट डीप में हम लोग चलाते हैं, एपरेंट डीप में चलाने का प्रयास करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं डीप गैलरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप स्लैश राइज गैलरी। डीप स्लैश राइज गैलरी, दोनों में क्या अंतर है मैं समझा दे रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, डीप स्लैश राइज गैलरी। डीप गैलरी भी बोल सकते हैं और राइज गैलरी भी बोल सकते हैं, दोनों बोला जाता है। अब बात है कि कब डीप बोलेंगे कब राइज बोलेंगे। देखो अगर मान लो बाबू तुम यहां पर खड़ा है, ठीक है, तुम यहां पर खड़ा है, तुम इस गैलरी में यहां पर खड़ा है, अगर तुम नीचे की ओर देख रहा है तो हो गया डीप गैलरी, और अगर तुम ऊपर की ओर देख रहा तो हो गया राइज गैलरी। हम मान लेते हैं कि तुम कहां पर खड़ा है, तुम इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। अब इस पॉइंट के अगर तुम नीचे की ओर देख रहा है, मान लो हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मेरा डीप गैलरी हो गया। और उसी पॉइंट का अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन सा गैलरी हो जाएगा, वो हो जाएगा राइज गैलरी। तो डीप गैलरी क्या होता है, राइज गैलरी क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेवल गैलरी क्या होता है, आपको समझ में आया। अब एक सवाल आता है क्रॉस कट गैलरी सर क्या होता है, देखो इसके बारे में बता देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। क्रॉस कट गैलरी में हम लोग बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे दो, उसके बाद पहले हम लोग समझ लेते हैं और थोड़ा सा इसको प्लान को और थोड़ा इलेबोरेट करके जान लेते हैं कि लेवल डीप राइज कैसे लिखाता है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो, स्ट्राइक लाइन, ट्रू डीप, एपरेंट डीप, लेवल गैलरी, डीप गैलरी में, तो प्लीज रिप्लाई कर दो। इस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। बोर्ड ब्लैक हो गया, ठीक है सर, एक बार फिर से स्ट्राइक लाइन, ठीक, नो डाउट सर, ठीक है। मैं समझ गया, जो लोग फिर से बोल रहे हैं ना वो लोग क्लास बाद में आए। देखो अगर कोई कोयला सीम होता है ना, तो कोल सीम का जो पार्ट सरफेस के साथ पैरेलल होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक लाइन, और जो डीप वाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डीप, उसको बोलते हैं ट्रू डीप बोलते हैं, ठीक है। और ट्रू डीप को छोड़कर देखो, ये जैसे मेरा स्ट्राइक लाइन था ना यहाँ पे, ये अगर कोई लाइन इसके पैरेलल होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक लाइन, और इसके साथ 90 डिग्री, देखना याद रखने की बात, 90 डिग्री अगर एंगल बना के जो लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू डीप, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू डीप। और अगर बाबू ट्रू डीप छोड़कर अगर कोई भी है, इधर है, इधर है, इधर है, ट्रू डीप छोड़ के कोई भी एंगल में अगर तुम गैलरी चलाते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेंट डीप। ये भी याद रखना, एपरेंट डीप। तो ट्रू डीप का वैल्यू कितना होता है स्ट्राइक लाइन के साथ, हमेशा 90 डिग्री होगा। ट्रू डीप कितना मान होगा इसका, 90 डिग्री, लेकिन एपरेंट डीप का मान हमेशा 90 से कम होगा। 90 से ज्यादा नहीं होगा बाबू, कम होगा। इधर जाओ इधर जाओ, वैल्यू कमेगा ही, ठीक है। बीच में 90 है, बाकी दोनों तरफ घटेगा। तो एपरेंट डीप का जो मान होता है 90 से कम। तो कभी भी अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसा कोई लाइन बताओ तो स्ट्राइक लाइन के साथ अगर 80 डिग्री बना के कोई लाइन है तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रू डीप, एपरेंट डीप। तो आप अपना आंसर को ठीक ठाक दिमाग में सोच के मारना, गलत मत करना। 90 डिग्री वाला है केवल ट्रू डीप, बाद बाकी सब मेरा क्या है, एपरेंट डीप है। और हम जब गैलरी चलाते हैं ना तो यही ट्रू डीप और एपरेंट डीप के हिसाब से ही चलाते हैं और स्ट्राइक लाइन के हिसाब से चलाते हैं। एक गैलरी हमेशा स्ट्राइक लाइन के पैरेलल चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल गैलरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल गैलरी। अब बाबू एक कंसेप्ट देखते हैं कि डीप राइज लेवल कैसे माइंस में बता देता है, खुद सर्वेयर कैसे लिखता है प्लान में। देखो बताता हूं, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये क्या है, पूरा माइंस है, ठीक है, ये पूरा माइंस है, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा करके बनाते हैं। और ये वाला क्या है, इस तरह से आप गैलरी चला है, ये सब लाइन नहीं, ये सब गैलरी है, क्या बाबू, ये सब लाइन नहीं है, ये सब गैलरी है। और ये सब जो है ना पिलर है, ठीक है, ये सब गैलरी आप चलाए ऐसे करके, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, इस तरह से गैलरी है, देखा समझ में आ गया क्या बोले। तो अब क्या होता है ना, दो तरह से मार्किंग होता है। अगर मान लो उसमें चाणक है, ठीक है, चाणक है, तो चाणक जहां पे रहेगा ना उसी को 0 0 मान लेंगे वो लोग। एक तो चाणक को 0 0 पकड़ लेंगे, इस चाणक को 0 0, इस चाणक को 0, ऐसा कर पकड़ लेंगे। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ 0 0-0, 0/0, इसका मतलब है वहां पे 0 लेवल 0 डीप है वो, मतलब वहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को 0 0 पकड़ते हैं, मान लो इसको 0 0 पकड़ेंगे ना, इसका मतलब 0 लेवल 0 डीप, ऐसा होता है मान, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, देखो अब इसके बाद अब हमको 1 लेवल में जाना है। तो ये 0 हो गया। तो जब हम लोग ग्राफ बनाते तो कैसे बनाते, देखो ग्राफ में 0 होता है तो ऊपर की ओर जाने से बढ़ता है, नीचे की ओर जाने से घटता है, राइट जाने से बढ़ता है, लेफ्ट जाने से घटता है, वही ना होता है। तो ये अगर मेरा 0 तो ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ठीक है। देखो ये सारा जो लाइन है, दीज आर द लेवल्स, ये क्या है, मेरा लेवल है, देखो ये सब लेवल है, ठीक है ना, ये सब लेवल है। ये वाला सब क्या है, डीप है। ये हो गया आपका 1 डीप का लाइन, ये हो गया आपका 2 डीप का लाइन, ये हो गया 3 डीप का लाइन, ये हो गया 4 डीप का लाइन, ये वाला 4 डीप। और ये क्या है मेरा, ये सब लेवल है। तो ये हो गया आपका एक, देखो ये 0 लेवल था,
तो ये वाला आ गया 1 लेवल, ये हो गया 2 लेवल, ये हो गया 3 लेवल, ये हो गया 4 लेवल, ये हो गया 5 लेवल, ये हो गया 6 लेवल। ठीक है, उसी तरह जब इधर जाएंगे तो या तो आप माइनस में बोल सकते हो, ईस्ट वेस्ट करके बोल सकते हो, जो बोलना बोलो। आप मान लो इसको बोल रहे हैं आप -1 डीप, ठीक है, -2 डीप, ठीक है। बहुत कोई ना ईस्ट वेस्ट बोलता है, मान लो इसको बोल रहा है ईस्ट, इसको बोलेगा वेस्ट, ऐसा करके। तो अगर मान लो कोई पॉइंट है, सपोज देखो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां पर है माइंस में, ठीक है, इस जगह पर एक ड्रिल मशीन है और आपको बोला कि जाइए ड्रिल मशीन के पास। तो ड्रिल मशीन किसी को तुम अगर बताओगे तो तुम क्या बोलोगे, कहां पर ड्रिल मशीन है? तो तुम बोलोगे कहां पर है, देखो कितना लेवल में, ये देखो यहां से कितना लेवल में, ये 4 लेवल। तो ड्रिल मशीन मान लो पॉइंट ए था, तो जो ए पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट का नंबर, इसका लोकेशन क्या होगा, 4 लेवल, ठीक है, डैश डीप कितना है, 2 डीप, तो 2 डीप, तो 4 लेवल 2 डीप में पॉइंट है। इस तरह से नाम होता है। नाम कुछ भी नहीं है, अरे दिख रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, नाम कुछ भी नहीं है। अब एक और चीज को लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड में छोटा पड़ जा रहा होगा, देखो यहां देखो। अब अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट, अब मान लेते चलो एक पॉइंट मेरा कहां पर है, एक पॉइंट मेरा यहां पर है, चलो इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। इस पॉइंट का नाम है बी, तो बी पॉइंट कहां पर है मेरा, बी कहां होगा देखते हैं, बी वाला। तो देखो इस पॉइंट का लेवल कितना, देखो 3, तो लेवल हो गया 3 लेवल डैश। डीप कितना देखो, डीप भी कितना 3 डीप है, तो 3 डीप हो गया, 3 लेवल 3 डीप। अब अगर मान लो कोई चीज क्या है ना, इस गैलरी के बीच में, मान लेते चलो यहां पर है गैलरी के बीच में, ये जो गैलरी है इस गैलरी के बीच में, इसको कैसे बोलेंगे, देखो ये कहां पर है बताओ, ये 4 और 5 लेवल के बीच में है ना, और कितना डीप में है, 3 डीप में है। इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो मान लेते पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट कहां पर है, कितना डीप में है, 3 डीप में है, 3 डीप में, और किसके बीच में है, 4 और 5 लेवल के बीच है, तो 4-5 लेवल ऐसे लिख दो, आपको पता चल जाएगा कहां पर है वो। कहां लिख दो, 3 डीप डैश 4-5 लेवल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, माइंस में प्लेस को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो बाबू क्या होता है क्रॉस कट गैलरी। मान लो तुम गैलरी इस तरह चलाया था, ठीक है, अचानक तुमको पता चला होले जैसा बैठा रहा था, लेकिन ये पिलर बीच में आ जा रहा है, इस वजह से होलेज नहीं बैठेगा। तो तुम क्या करेगा ना, ये जो पिलर यहाँ पे ऐसे था ना, इसको तुम बोला कि काम करो यहाँ से चिराई कर दो, इसको ऐसे चिराई कर दिया तुम यहाँ से। फिर आगे वाला बोला अच्छा ये भी रास्ता मारा, इसको भी चिराई कर दो, तो वैसे भी इसको भी चिराई कर दिया, इसको भी चिराई कर दिया ऐसे। इसी को बोलेंगे क्रॉस कट गैलरी। क्या बोलते इसको हम लोग, क्रॉस कट गैलरी। अगर कोई गैलरी को, ठीक है, पिलर को हम लोग साइड से चिराई कर देते हैं ना, तो जो गैलरी बनता है उसको क्रॉस कट गैलरी बोला जाता है। जो एपरेंट डिप वाला गैलरी तो क्रॉस कट गैलरी होता है। जैसे बहुत बार माइंस में ऐसा देखा गया ना, इवन मेरा माइंस में भी है कि कुछ गैलरी को लेवल चलाने के बाद उसके बाद ऐसे चलाया गया, कुछ दूर तक लेवल चलाया, फिर उसके बाद ऐसे चला दिया गया, सारा गैलरी इधर मुड़ गया, उसी को हम लोग क्रॉस कट गैलरी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि लेवल गैलरी क्या होता है, डीप गैलरी क्या होता है, लेवल गैलरी क्या होता है, ठीक है, क्रॉस कट गैलरी क्या होता है, लोकेशन को कैसे मार्क करते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। एक माइंस में स्ट्राइक लाइन क्या होता है, ट्रू डिप क्या होता है, एपरेंट डिप क्या होता है। और बाबू हम लोग जो माइनिंग जो पढ़ रहे हैं ना, कोल एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, उस एक्सट्रैक्शन वाला खत्म नहीं हुआ। एक्सट्रैक्शन चीज तो क्या है नहीं है, हमको समझना पड़ेगा, उस टॉपिक पे हमको आना पड़ेगा। ये सब बेसिक टूल्स था समझने के लिए, ये सारी चीजों को समझ लो ताकि मैं माइनिंग मेथड को अच्छे से स्टार्ट कर पाऊं। दीज आर द बेसिक टूल्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं फिर आता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान से एकदम सुन लीजिए अच्छे से। मैं कंटेंट पे एकदम समझौता नहीं करूंगा, हर एक कंटेंट को पढ़ाऊंगा, भले ही मुझे क्लासेस ज्यादा देर तक पढ़ाना पड़े। मैं इस बार हर चीज को एकदम अच्छे से कंप्लीट करूंगा, स्पीड तो ठीक ठाक है ही, और हर चीज को अच्छे से कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो एग्जाम जो हो रहा है। अच्छा, एक नोटिफिकेशन था आज के क्लास का, मैं बोलना भूल गया, एक गुड न्यूज था, मैं बताया था आप लोग के लिए गुड न्यूज है, ठीक है। एक उड़ता उड़ता एक खबर आया है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जो क्लास ज्वाइन किए ना, बहुत अच्छा टाइमिंग पे ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ ज्वाइनिंग किए। आप लोग क्लास को ज्वाइनिंग किया ना, मेरा प्लानिंग के साथ चलिए, ठीक है, और आपको एग्जाम देने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। आप लोग को सबको जानकर हैरत होगा, जो एग्जामिनेशन है ना, कुछ कंपनी अपना जॉब डिक्लेयर कर रही है, अपना वैकेंसी निकाल रही है, एकदम कंफर्म न्यूज है। वो है एमसीएल, एमसीएल है उसमें से एक, एमसीएल का एकदम कंफर्म न्यूज आया है, कुछ लोगों से पता चला है मुझे, ठीक है, एमसीएल का, एससीसीएल का, ठीक है, एकदम कंफर्म है, एससीसीएल और एमसीएल कंफर्म है, ठीक है। नवंबर, हमको तो लग रहा है नवंबर फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है शायद पहले डिक्लेयर कर दे, तो नवंबर के आसपास आपका इसका एग्जाम, मतलब ये आ जाए वैकेंसी, और ज्यादा से ज्यादा फरवरी या मार्च में एग्जाम ले लेगा ये लोग। तो हम लोग के पास आप देखोगे कि जो टाइमिंग बचा है एकदम प्रॉपर बांध मतलब क्या बोलते हैं एकदम समेट के जो टाइमिंग होता है ना, उतना ही समेट का टाइमिंग मिला है, जितना टाइमिंग चाहिए उतना ही। आप देखो कि आपका जो एग्जामिनेशन है अभी अगर फरवरी में होती है, तो अभी से आपके पास टाइम कितना है,
ये महीना कब आप ज्वाइन स्टार्टिंग के जून में, तो जून से लेकर दिसंबर तक 6 और फरवरी तक 8, 6 + 2 यानी 8 मंथ्स के पास आपके पास प्रॉपर टाइमिंग होगा। यानी उस समय तक अगर सिलेबस वगैरह अगर अच्छा से खत्म कर लिया जाए तो एग्जाम में